हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनी जी's ई लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो शुरू करने से पहले हम मैटर से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। सो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे स्पेस या फिर मास ऑक्यूपाई होता है उसे हम कहते हैं मैटर। एक्सेप्शन एम्प्टीनेस, जिसे स्पेस तो ऑक्यूपाई करती है बट उसे मास नहीं है। इन शॉर्ट वी कैन कंक्लूड कि जो चीज स्पेस और मास दोनों को ऑक्यूपाई करती है उसे हम मैटर कहते हैं। जिस चेयर पे आप बैठे हो, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो, जिस पीसी को आप ऑपरेट कर रहे हो, इनफैक्ट जो आप खाना खा रहे हो, जो आप हवा इनहेल कर रहे हो, ये सारी चीजें होती है मैटर। आगे, मैटर गिव्स अ सेंसेशन ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड टच। कोई भी चीज अगर आप टेस्ट कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, टच कर सकते हो, तो वो सारी चीजें मैटर कहलाती है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक मैटर आप टेस्ट कर सको, आप स्मेल कर सको या टच कर सको। इन शॉर्ट, वेरी सिंपल एग्जांपल, एयर को आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, बट स्टिल इट इज अ मैटर। It may exist as pure substance, example elements or mixture of two or more than two components, example compounds. Matter एक pure form में भी रह सकता है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयन है, कॉपर है। ये मैटर है जो सिंगल एलिमेंट से बना हुआ है, या फिर ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का मिक्सचर भी हो सकता है, जैसे कि कॉमन सॉल्ट, ये एक कंपाउंड है सोडियम और क्लोराइड का NaCl, ये मैटर है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और इन गैसियस स्टेट, जैसे कि एक सिंपल सॉलिड का एग्जांपल है पेंसिल, फिर आता है पानी, वाटर, फिर आपका हॉट एयर बलून में जो एयर है वो भी एक मैटर ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लॉज की तरफ। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। In 1785, a French scientist, also known as the father of modern chemistry, Sir Antoine Lavoisier, discovered the law. इन्होंने कहा था, हमारा स्टेटमेंट है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो या फिर कोई फिजिकल चेंज भी हो तो रिएक्टेंट्स का मास और प्रोडक्ट्स का मास हमेशा इक्वल ही रहता है। उन्होंने क्या किया? He carefully performed combustion experiments, namely burning of phosphorus and mercury, both in the presence of air. अब अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न करते हो सो उसकी फाइनली जो क्वांटिटी बचती है तो वो ज़्यादा मिलती है। हाउ? बिकॉज यू वेरी वेल नो, कंबशन अगर किसी भी चीज़ का हो रहा है तो उसको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन एयर से कम हो गया और वो सब्सटेंस में जाके मिल गया। सो एंड में जो प्रोडक्ट है, जो बर्न प्रोडक्ट है, उसका वेट उनको ज़्यादा मिला। सो बोथ रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन वेट। So where that weight came from? After several experiments, he found that the weight gained by the phosphorus was exactly the same as the weight lost by the air. अभी ये एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में परफॉर्म होते हैं, तो कंट्रोल कंडीशन में एक क्लोज्ड फ्लास्क में ये एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन होते हैं। सो उन्होंने काफ़ी कंट्रोल कंडीशन में जो एयर का वेट लॉस हो गया ड्यूरिंग कंबशन, दैट वाज सेम weight gained by phosphorus after combustion. So we can conclude that before chemical reaction happens, जो reactant का जो weight है वही आपका products का weight रहेगा। We will see one more example. CH4 combines with oxygen to give you carbon dioxide and water molecules. मीथेन गैस कंबाइन हो रही है दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के और आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो अगर मॉलिकुलर वेट निकाले मीथेन का तो है 16 ग्राम्स, दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन की यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 32 ग्राम्स। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिकुलर वेट है 44 ग्राम्स और 2 टाइम्स H2O का वेट आ जाएगा 18 ग्राम्स। सो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, 80 ग्राम इज इक्वल्स टू 80 ग्राम। Here it goes, law of conservation of mass. Mass can neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. The same is applicable in physical changes as well. For example, अगर आपके पास आइस है, आइस मेल्ट होके लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट किया तो इवापोरेट होके गैस बन गया, बट मास वही का वही रखा। आगे चलता है। Here we go with the second law, law of definite proportions.
French chemist Joseph Proust proposed this law based on his experiments conducted between 1798 and 1804 on the elemental composition of water and copper carbonate. जोसेफ प्रॉस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए जो सब्सटेंस यूज किया है वो है वाटर एंड कॉपर कार्बोनेट. सो स्टेटमेंट गोज लाइक दिस: every definite compound always contains the same elements in the same proportion by weight. इसका मतलब है, एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का. अगर आप वाटर किसी भी सोर्स से उठाओ, या आप टैप वाटर उठाओ, या फिर आप नदी का पानी उठाओ, या फिर आप वेल का पानी उठाओ, कहीं से भी उठाओ, तो अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल को देखोगे तो हमेशा आपको उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स और 1 ऑक्सीजन का एटम ही मिलेगा. फॉर्मूला विल ऑलवेज बी H2O. यही है इस लॉ का मतलब. अगर वाटर बनना है तो वो 2 हाइड्रोजन के पार्ट्स और 1 ऑक्सीजन का पार्ट उठा के ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा. मॉलिक्यूलर वेट के एग्जांपल से समझते हैं. इफ वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वी कम अप विद 18 ग्राम पर मोल. In 1 mole of water there are 2 grams of hydrogen and 16 grams of oxygen. 2 grams क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन एटम का वेट है 1 ग्राम, सो 2 का हो जाएगा 2 ग्राम्स, और एक ऑक्सीजन है तो उसका हो जाएगा 16 ग्राम. यानी कि 18 ग्राम के एक मॉलिक्यूल में, एक मोल में 2 ग्राम है हाइड्रोजन और 16 ग्राम है ऑक्सीजन, सो उसका रेशियो बन गया 2:16. वी सिंप्लीफाइड, इट गोज टू 1:8. होप इट इज क्लियर. आगे चलते हैं थर्ड लॉ की तरफ. Law of multiple proportions. This law was announced in 1803 by an English chemist John Dalton. Statement goes like this: when 2 elements combine with each other to form more than one compound, the weight of one element that combines with a fixed weight of other element in a ratio of small whole numbers. Statement काफी लंबा चौड़ा है, इसको ब्रेक करके समझते हैं. ओके, कभी भी 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं एक कंपाउंड बनाने के लिए. बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम कार्बन का और ऑक्सीजन का. कार्बन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स काफ़ी सारे हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एक ही कार्बन एटम कंबाइन हो रहा है एक ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक कार्बन कंबाइन हो रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ. हालांकि कार्बन की जो अमाउंट है दोनों भी कंपाउंड्स के लिए सेम है, यानी कि यहाँ पे वो आ गया फिक्स्ड वेट के अंडर. और जो वैरी होने वाला वेट है वो है मेरा ऑक्सीजन का. कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन 1 पार्ट है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के 2 पार्ट्स लग रहे हैं. सो इफ आई कंपेयर ऑक्सीजन का रेशियो तो वो आ जाएगा 1:2. एंड देयर इट गोज, इट इज अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. विल सी वन मोर एग्जांपल. Nitrogen oxygen combine to form 2 compounds, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide. सिमिलर जैसे मैंने CO और CO2 का एग्जांपल दिया उसी तरह से. Nitrogen monoxide is made up of 1 nitrogen atom and 1 oxygen atom forming nitrogen monoxide NO, and nitrogen dioxide is made up of 1 nitrogen atom and 2 oxygen atom forming NO2, that is nitrogen dioxide. ओके, अभी एटॉमिक मासेस को राउंड अप करते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14 और ऑक्सीजन का है 16. सो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए दोनों एलिमेंट्स का रेशियो आ गया 14:16 बाय मास. इनकी 14 पार्ट्स बाय मास अगर नाइट्रोजन के हैं तो 16 पार्ट्स बाय मास आपके ऑक्सीजन के होंगे. सिमिलरली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए बात करें तो 14 पार्ट्स बाय मास नाइट्रोजन का है और 2 पार्ट्स हमारे ऑक्सीजन के हैं, तो 16 × 2 इट गोज टू 32 पार्ट्स बाय मास फॉर ऑक्सीजन. यहाँ पे हमारा रेशियो बन गया 14:32. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं मैथमेटिकली. इसको ध्यान से देखिएगा. विल इंडिविजुअली वर्क ऑन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाउ. सबसे पहले लेते हैं मास ऑफ नाइट्रोजन एज टू मास ऑफ ऑक्सीजन. 14:16 सिंप्लीफाई करेंगे. 14 स्मॉल नंबर था तो दोनों को डिवाइड कर दिया, ये हमारा आ गया 1:1.143. सिमिलरली विल डू इट फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. मास ऑफ नाइट्रोजन एज टू मास ऑफ ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का मास 14:32, ऑक्सीजन का मास, ये सिंप्लीफाई होके आ गया 1:2.286.
अब हमें पता है कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी तो फिक्स है बाय मास, बट ऑक्सीजन की वैरी हो रही है, तो उसका हमें रेशियो निकालना है। तो चलिए बढ़ते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे था 1.143 as to 2.286. This goes to 1 as to 2. It is also a simple whole number ratio. Here it goes. आगे बढ़ते हैं। Fourth law says Gay-Lussac law of gaseous volume. The name itself indicates ये law सिर्फ gases के लिए applicable है, ना ही liquid या फिर solid के लिए। This law was put forth by Gay-Lussac in 1808. Statement goes like this. The ratio between the volumes of gases, reactants and products can be expressed in simple whole numbers provided all the gases are at same temperature and pressure. अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है विद इन द गैसेस, जो रिएक्टेंट्स के जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है और प्रोडक्ट्स के जो वॉल्यूम ऑफ गैसेस है, हम दोनों को एक सिंपल रेशियो में डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस gives you ammonia. 1 molecule of nitrogen combines with 3 molecules of hydrogen and it gives 2 molecules of ammonia. Everything is in gaseous state. वही लिखा है 1 volume, 3 volume of hydrogen, 2 volume of ammonia. So ratio goes as simple 1 as to 3 as to 2. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन गैस combines with oxygen gas to give water. In short यहाँ पे वेपर्स है। 2 molecules of hydrogen are combining with 1 molecule of oxygen and it gives you 2 molecules of water vapors. वही लिखा है 2 volumes of hydrogen, 1 volume of oxygen gives you 2 volume of water vapors. Ratio goes 2 as to 1 as to 2. यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिखा है। ये हो सकता है कि 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है 1 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ और आपको मिल रहा है 2 लीटर वाटर वेपर्स। सिंपल एज दैट। आगे चलता है फिफ्थ लॉ की तरफ, एवोगैड्रोस लॉ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको प्लीज ध्यान से समझिएगा। द लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय Amedeo Avogadro in 1811. Statement goes like this. Be careful. Equal volumes of gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. इनका कहना है कि अगर आपके पास 2 गैसेस अवेलेबल है, अगर आपने दोनों गैसेस को 1-1 लीटर लिया तो उसके अंदर उस गैस के मॉलिक्यूल्स सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी में रहेंगे। यानी कि सपोज पहले गैस के x मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, तो दूसरे गैस के भी उतने वॉल्यूम में x मॉलिक्यूल्स ही रहेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर सेम, कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर उसका सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एक मोल का कंसेप्ट। मोल है क्या? व्हाट इज 1 मोल? सिंपल सा एग्जांपल है, आप केले खरीदने जाते हो, आप बोलते हो आपको 1 डजन केले चाहिए, या आपको अच्छे से पता है कि 1 डजन में आपको 12 केले मिलेंगे। तो अगर आपको छोटी चीजें मेजर करनी है जैसे कि एटम, इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल्स, आयंस, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं 1 डजन लिया, मैंने 1 ग्रॉस लिए, नहीं, क्योंकि 1 डजन यानी कि सिर्फ 12 ही तो होते हैं। तो ये इट इज़ वेरी वेरी highly impossible to measure such a small number of electrons or small particles in terms of dozen. इसलिए ये यूनिट है मेजरिंग का, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ें भी मेजर कर सकते हो। सो अगर 1 डजन यानी कि 12 यूनिट्स, तो 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। अगर 1 डजन यानी कि 12, तो 1 मोल यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 1 डजन में आपको 12 कार मिलेगी, तो 1 मोल में आपको 6.023 इंटू 10⁻23 कार्स मिलेगी। हाईली अनइमेजिनेबल, बट हम मोल की मदद से बनाना या फिर कार मेजर नहीं करते हैं, बट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये बताया गया है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल और मॉलिक्यूल दोनों एक ही तो नहीं है, तो उन दोनों में हम फर्क जान लेते हैं। मोल एंड मॉलिक्यूल आर 2 डिस्टिंक्ट टर्म्स इन केमिस्ट्री। दोनों भी अलग अलग है, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है।
A mole measures very small particles like number of atom, ion or molecules, whereas molecule is a chemical species that is formed due to the combination of several atoms through chemical bonding. मोल एक यूनिट है जिसकी मदद से हम छोटे छोटे पार्टिकल जैसे कि एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स को मेजर कर सकते हैं, जैसे कि हमारा डजन था। और मॉलिक्यूल एक कंपाउंड बना है जो सेवरल एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के कंबाइन होके एक केमिकल बॉन्डिंग की मदद से फॉर्म किए हैं। ओके, at the same temperature and pressure, balloons of equal volume have equal number of molecules regardless of which gas they contain. इस पिक्चर में आपको 3 बलून दिख रहे हैं। पहले बलून में हाइड्रोजन भरा है, सेकंड में ऑक्सीजन और थर्ड में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे नीचे लिखा गया है STP 22.4 लीटर। STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ये हमारा स्टैंडर्ड वॉल्यूम पकड़ा जाता है 22.4 लीटर वाला। अगर इन बलून्स में 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, सेकंड वाले में उतने ही लीटर ऑक्सीजन है और थर्ड वाले में भी उतने ही लीटर कार्बन डाइऑक्साइड है। सो इन सभी बलून्स में 1 मोल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे किसी भी गैस के। पहले वाले बलून में हाइड्रोजन के रहेंगे, सेकेंड वाले बलून में ऑक्सीजन के एंड सिमिलरली थर्ड वाले में कार्बन डाइऑक्साइड के। एट STP, इसको आप नोट कर लीजिए, रिगार्डलेस ऑफ एनी गैस अ बलून कंटेन्स, अगर वो स्टैंडर्ड वॉल्यूम पे है 22.4 लीटर्स तो उसमें किसी भी गैस के 1 मोल मॉलिक्यूल्स यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the molecular weight of oxygen is 32, so that 1 gram mole of oxygen has a mass of 32 grams and contains 6.023 into 10⁻23 molecules. चलो इसको थोड़ा सा और डीप में देखते हैं। ओके, अब आपको ये समझ में कैसे आएगा कि कितने अमाउंट ऑफ गैस में मुझे 6.023 into 10⁻23 molecules मिले। आई विल रिपीट अगेन, कितने अमाउंट ऑफ गैस में आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। सो अगर आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 32, यानी कि 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन के अंदर आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और कोई एग्जाम्पल ले लो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, करेक्ट। N2 आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, उसका मॉलिक्यूलर वेट ले लेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन के अंदर आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 2 ग्राम्स पर मोल। सो 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर आपको 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपको हाइड्रोजन के मिलेंगे। सिंपल एज दैट। यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है इसे कहा जाता है एवोगैड्रोस कांस्टेंट या फिर इसे कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर। हमारा कंक्लूजन, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस is equals to mass of 1 mole of that substance। पहला स्टेटमेंट पढ़ लो वापस से। 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, 32 उस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट था, तो उतने ही ग्राम्स ऑफ उस सब्सटेंस में 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आपको मिलेगा, यानी कि molecular weight of a substance is equals to mass of 1 mole of that substance is equals to mass of 6.023 into 10⁻23 molecules of that substance। 1 mole यानी कि कितने molecules? एवोगैड्रोस नंबर वाले molecules। उसका मास, 1 मोल का मास और उस सब्सटेंस का molecular weight in grams per mole are all same in number। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 5 बेसिक लॉज यहीं पे खत्म होते हैं। आगे हम मिलेंगे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।